हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, जो भारतीय इतिहास का एक सुनहरा और जटिल अध्याय है। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं या दिल्ली सल्तनत की सियासत को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से 1526 तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाली एक शक्तिशाली इस्लामी सत्ता थी, ने भारत के इतिहास को नया आकार दिया। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो पहले एक गुलाम था और बाद में दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत के पीछे की राजनीति सिर्फ युद्धों और विजयों की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें सत्ता के लिए साजिशें, गठजोड़, विश्वासघात और सामाजिक आर्थिक बदलाव भी शामिल थे। इस दौर में 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। 1. गुलाम वंश 1206 से 1290। 2. खलजी वंश 1290 से 1320। 3. तुगलक वंश 1320 से 1414। 4. सैयद वंश 1414 से 1451। 5. लोदी वंश 1451 से 1526। आज हम इन वंशों की राजनीति, उनके शासन की रणनीतियों और उनके प्रभाव को समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए समय की इस यात्रा पर निकलते हैं। 1. दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, गुलाम वंश और सत्ता का खेल। दिल्ली सल्तनत की नींव तब रखी गई जब मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सत्ता संभाली। लेकिन सवाल ये है कि एक गुलाम सुल्तान कैसे बना? राजनीतिक रणनीति, गुलाम वंश का नाम भले ही गुलाम हो, लेकिन ये शासक गुलाम नहीं थे। ये मुक्त किए गए गुलाम थे, जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण और नेतृत्व की भूमिकाएं दी गई थीं। कुतुबुद्दीन और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने सत्ता हासिल करने के लिए सैन्य शक्ति और कूटनीति का सहारा लिया। इल्तुतमिश का योगदान, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी चहलगानी, 40 अमीरों का समूह, जो सल्तनत की रीढ़ बना। लेकिन यही चहलगानी बाद में सत्ता के लिए साजिशों का कारण भी बना। रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थीं। लेकिन उनकी सत्ता को पुरुष प्रधान अमीरों ने स्वीकार नहीं किया। रजिया की हत्या और गुलाम वंश का पतन इस बात का सबूत है कि सत्ता के लिए लिंग और वंश की राजनीति कितनी गहरी थी। गुलाम वंश की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति और विश्वास से बनती है। लेकिन जब विश्वास टूटता है तो सल्तनतें भी चरमराने लगती हैं। 2. खलजी वंश, विस्तार और क्रांति। 1290 में खलजी वंश ने सत्ता हथिया ली और इसके साथ दिल्ली सल्तनत ने एक नया मोड़ लिया। जलालुद्दीन खलजी ने गुलाम वंश को खत्म किया, लेकिन असली क्रांति लाई अलाउद्दीन खलजी ने। अलाउद्दीन की सैन्य और आर्थिक नीतियां। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाए और चोल, पांड्य और यादव राज्यों को हराया। उनकी बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट रेगुलेशंस, ने दिल्ली में कीमतों को स्थिर किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। लेकिन इसके पीछे सख्त निगरानी और दमनकारी नीतियां थीं। सत्ता की साजिशें। अलाउद्दीन को हमेशा विद्रोह का डर सताता था। उन्होंने चहलगानी को कमजोर किया और अपने विश्वासपात्रों को सत्ता दी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर जैसे गैर तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा ने खलजी वंश को कमजोर कर दिया।
अलाउद्दीन की कहानी हमें दिखाती है कि एक शासक को न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बल्कि आंतरिक साजिशों से भी लड़ना पड़ता है। उनकी नीतियां आज भी आर्थिक और सैन्य रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण हैं। 3. तुगलक वंश, महत्वाकांक्षा और पतन। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, लेकिन इस वंश को सबसे ज्यादा चर्चा मिली मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षाएं। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पागल सुल्तान कहा जाता है, लेकिन वो एक दूरदर्शी शासक भी था। उनकी नीतियां, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना और तांबे के सिक्कों का प्रयोग, क्रांतिकारी थीं, लेकिन खराब योजना के कारण असफल रहीं। उनकी सैन्य अभियानों ने सल्तनत को कमजोर किया। फिरोज शाह का सुधार। फिरोज शाह ने प्रशासनिक सुधार किए, जैसे नहरों का निर्माण और किसानों को राहत देना, लेकिन उनकी धार्मिक कट्टरता और गैर मुस्लिमों पर जजिया करने समाज में तनाव पैदा किया। तुगलक वंश की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छी सोच के बिना बड़े सपने हकीकत में नहीं बदलते। मोहम्मद बिन तुगलक की नाकामयाबी इसका जीता जागता सबूत है। 4. सैयद और लोदी वंश, सल्तनत का अंत। सैयद और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतिम चरण थे। सैयद वंश कमजोर था और तैमूर के आक्रमण 1398 ने सल्तनत को झकझोर दिया। लोदी वंश ने कुछ स्थिरता लाई, लेकिन सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी की नीतियों ने राजपूतों और अन्य समूहों को नाराज कर दिया। इब्राहिम लोदी और पतन। इब्राहिम लोदी की कमजोर नेतृत्व क्षमता और आंतरिक विद्रोह ने बाबर को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जीत दिलाई, जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। लोदी वंश की कहानी हमें बताती है कि सत्ता को बनाए रखने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं, बल्कि गठजोड़ और जनता का विश्वास भी जरूरी है। दिल्ली सल्तनत की राजनीति के प्रमुख पहलू। एक सैन्य शक्ति। दिल्ली सल्तनत की ताकत उसकी सेना थी, जिसमें घुड़सवार और तुर्क योद्धा शामिल थे, लेकिन सैन्य नेताओं की महत्वाकांक्षा ने कई बार सुल्तानों को कमजोर किया। 2. प्रशासनिक ढांचा। सल्तनत ने इक्ता प्रणाली शुरू की, जिसमें भूमि को अमीरों को दी जाती थी। यह प्रणाली बाद में भ्रष्टाचार का कारण बनी। 3. धार्मिक नीतियां। कुछ सुल्तानों ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, तो कुछ ने कट्टरता। इससे समाज में तनाव और एकता दोनों देखने को मिले। 4. सांस्कृतिक प्रभाव। सल्तनत ने भारतीय और इस्लामी संस्कृति का मिश्रण किया, जिससे इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जैसे कुतुब मीनार और साहित्य को बढ़ावा मिला। कॉन्वल्शंस। दिल्ली सल्तनत सिर्फ एक शासन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने भारत को सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बदल दिया। इसकी राजनीति में सत्ता के लिए साजिशें, विश्वासघात और महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन साथ ही इसमें सुधार और प्रगति की कहानियां भी थीं। दिल्ली सल्तनत की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का आधार सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि रणनीति, विश्वास और जनता का समर्थन भी है। तो दोस्तों, आपको दिल्ली सल्तनत की राजनीति के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और ऐतिहासिक विषय पर वीडियो बनाएं, तो वो भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। डिस्क्लेमर: इस कंटेंट का उद्देश्य ऐतिहासिक जानकारी देना है। अगर कोई तथ्य गलत लगे तो हमें कमेंट में बताएं, हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।